चुनावी बॉन्ड्स, जिसकी अवधि केवल 15 दिनों की होती है, जिसके दौरान इसका इस्तेमाल सिर्फ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया जा सकता है। केवल उन्हीं राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया जा सकता है जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा के लिए पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट हासिल किया हो। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया है। शीर्ष अदालत ने चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा, काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है। वहीं चुनावी बॉन्ड योजना सूचना के अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन है। वहीं राजनीतिक दलों के द्वारा फंडिंग की जानकारी उजागर न करना उद्देश्य के विपरीत है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के विषय में ऐसे ऐतिहासिक तथ्य नॉलेज फैक्ट 109 यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या। भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 में की थी। इस योजना को सरकार ने 29 फरवरी 2018 को कानून में लागू कर दिया था। आसान भाषा में इसे अगर हम समझे तो इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया है। यह एक वचन पत्र की तरह है जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकता है और अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दलों को गुमनाम तरीके से दान कर सकता है। वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड को ऐसा कोई भी दाता खरीद सकता है जिसके पास एक ऐसा बैंक खाता है जिसकी केवाईसी की जानकारी उपलब्ध है। इलेक्टोरल बॉन्ड में भुगतानकर्ता का नाम नहीं होता है। योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक की निर्दिष्ट शाखाओं से 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए में किसी भी मूल्य के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। वह चुनावी बॉन्ड्स की अवधि केवल 15 दिनों की होती है, जिसके दौरान इसका इस्तेमाल सिर्फ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया जा सकता है। केवल उन्हीं राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया जा सकता है जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा के लिए पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट हासिल किया हो। वहीं योजना के तहत चुनावी बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में 10 दिनों की अवधि के लिए खरीद के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। इन्हें लोकसभा चुनाव के वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि के दौरान भी जारी किया जा सकता है। वहीं अब ये जानते हैं कि चुनावी बॉन्ड जो है वो काम कैसे करता है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड को इस्तेमाल करना काफी आसान है। यह बॉन्ड 1000 रुपए के मल्टीपल में पेश किए जाते हैं, जैसे कि 1000, 10,000, 1 लाख और 1 करोड़ की रेंज में हो सकते हैं और ये आपको SBI की कुछ शाखाओं पर आपको मिल जाते हैं। कोई भी डोनर हो जिनका KYC कंप्लेंट अकाउंट हो, इस तरह के बॉन्ड को खरीद सकते हैं और बाद में इन्हें किसी भी राजनीतिक पार्टी को डोनेट किया जा सकता है। इसके बाद रिसीवर इसे कैश में कन्वर्ट करवा सकता है और इसे कैश कराने के लिए पार्टी के वेरीफाइड अकाउंट का यूज किया जाता है। वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड भी सिर्फ 15 दिनों के लिए वैलिड रहता है। देश में जितने भी पंजीकृत राजनीतिक दल हैं उन्हें यह बॉन्ड मिलता है, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि उस पार्टी को पिछले आम चुनाव में कम से कम 1% या उससे ज्यादा वोट मिले हों और ऐसी ही पंजीकृत पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा पाने का हकदार होगी। सरकार के मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ब्लैक मनी पर अंकुश लगेगा और चुनाव में चंदे के तौर पर दिए जाने वाले रकम का हिसाब किताब रखा जा सकेगा। इससे चुनावी फंडिंग में सुधार होगा। वहीं केंद्र सरकार ने अपनी जवाबी हलफनामे में कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना पारदर्शी है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि कब और क्यों की गई थी इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत। 2017 में केंद्र सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को फाइनेंस बिल के जरिए संसद में पेश किया था। संसद से पास होने के बाद 29 जनवरी 2018 को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इसके जरिए राजनीतिक दलों को चंदा मिलता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DV चंद्रचूड़ ने कहा कि इस मामले में सुनवाई कर रहे सभी जजों ने सर्वसम्मति से अपना फैसला सुनाया है। केंद्र सरकार की चुनावी बॉन्ड योजना की चुनावी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर CJI DY चंद्रचूड़ का कहना है कि 2 अलग अलग फैसले हैं। एक उनके द्वारा लिखा गया और दूसरा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना द्वारा। दोनों फैसले सर्वसम्मत है। फैसला सुनाते हुए CJI ने कहा कि चुनावी बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। सरकार से पूछना जनता का कर्तव्य है और इस फैसले पर जजों की राय है।
तो वहीं अब ये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कहां तक पहुंचा है ये मामला। इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने किया। इसमें CJI के साथ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं। संविधान पीठ ने 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक पक्ष और विपक्ष दोनों ही ओर से दी गई दलीलों को सुना था। वहीं 3 दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 2 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। वहीं आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर विवाद क्यों हो रहा है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड पर कांग्रेस नेता जया ठाकुर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म समेत 4 लोगों ने याचिकाएं दाखिल की। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए गुपचुप फंडिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करती है। यह सूचना के अधिकार का भी उल्लंघन करती है। उनका कहना था कि इसमें शेल कंपनियों की तरफ से भी दान देने की अनुमति दी गई है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई पिछले साल 31 अक्टूबर को शुरू हुई थी। वहीं आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली टॉप कंपनियों की डिटेल को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। 2 पार्ट में इस डिटेल को अपलोड किया गया है और इसमें पहले पार्ट में 337 पेज हैं। इसमें चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों और संस्थाओं के नाम, खरीद की तारीख और पैसों की जानकारी शामिल है। चुनाव आयोग ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI की ओर से सुप्रीम कोर्ट को सौंपा गया चुनावी बॉन्ड का पूरा डेटा अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। जहां भारतीय स्टेट बैंक की ओर से 2018 में शुरू हुई योजना के बाद से अब तक 30 किस्तों में 16,518 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक की गई है। वहीं भारत निर्वाचन आयोग की ओर से वेबसाइट पर अपलोड किए गए आंकड़ों के मुताबिक राजनीतिक पार्टियों को फंड देने वालों में गेमिंग से लेकर इंफ्रा और माइनिंग तक कई कंपनियां शामिल हैं। राजनीतिक पार्टियों को फंड देने वाली ये कंपनियां आखिर करती क्या हैं और इन्होंने राजनीतिक पार्टियों को कितना चंदा दिया है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से वेबसाइट पर अपलोड किए गए आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा चंदा देने वाली कंपनियों में पहले नंबर पर फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज का नाम शामिल है। कंपनी ने 1368 करोड़ रुपए का फंड दिया है। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज अप्रैल 2019 से जनवरी 2024 तक इस लिस्ट में टॉप पर है। दूसरे नंबर पर मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 966 करोड़ रुपए का फंड दिया है। इसके बाद क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड 410 करोड़ रुपए और हल्दिया एनर्जी लिमिटेड 377 करोड़ रुपए, वेदांता लिमिटेड 376 करोड़, SSL माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड 225 करोड़, वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड 220 करोड़ और भारतीय एयरटेल 198 करोड़ और क्वेंटर फूड पार्क इंफ्रा लिमिटेड 195 करोड़ और MK एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने 192 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। वहीं अब आपको ये बता दें कि ये कंपनियां करती क्या हैं। तो फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड लॉटरी व्यवसाय में है। इस कंपनी का मुख्यालय कोयम्बटूर में साल 1991 में स्थापित हुआ था। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड डैम और पावर प्रोजेक्ट्स में है। क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन के बिजनेस में है। वहीं हल्दिया एनर्जी लिमिटेड का वेस्ट बंगाल में थर्मल पावर प्लांट है। वेदांता लिमिटेड की बात करें तो ये देश की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना 25 जून 1965 को हुई। वहीं कंपनी का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में है। SSL माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड 1950 में स्थापित भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क खनन कंपनियों में से एक है। वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड बिजली के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। वहीं भारतीय एयरटेल दूरसंचार कंपनी है। यह ब्रॉडबैंड सेवाएं भी देती है। क्वेंटर फूड पार्क इंफ्रा लिमिटेड डेयरी प्रोडक्ट्स का बिजनेस करती है। इस कंपनी की स्थापना 17 जून 2010 को हुई थी। वहीं कंपनी का हेडक्वार्टर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।